स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, तो ये वाला प्लेलिस्ट है, इस पर जाएँ और सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। रोज़ डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच नहीं पाएगा, तो नोटिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना है कि अगर आप क्वेश्चंस को बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड किया है तो आप उसका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना होता है और क्वेश्चन को समझना भी होता है कि वो आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपका कौन सा हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो आंसर आपका रहेगा थर्ड, यानी कि सी आपका आंसर होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं 4। उस स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, यानी कि रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आप बताना है इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। अब देखिए इम्यून सिस्टम की बात होती है फ्रेंड्स, तो इम्यून सिस्टम का काम ही होता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेनेंस देखना। तो ये तो आपका राइट है। देन हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लीट फिजिकली कंप्लीट हो, मेंटली कंप्लीट हो, सोशली वेलबींग हो, यानी कि आपका हर तरीके से आपकी जो हेल्थ है उसे हमें एक फैक्टर में डिवाइड करके बताया है कि वो कम्प्लीटली फिजिकली, ठीक है, फिजिकली कम्प्लीटली, मेंटली और सोशली वेलबींग, यानी कि स्वस्थ रूप से देखा जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। देन हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ क्या करती है, इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी, किसको, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, राइट होगा। देन आपका बचा कौन सा, लास्ट, हेल्थ इंक्रीज इन्फेंट एंड मेटरनली मोर्टलिटी। तो ये आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर भी आपका कौन सा सही होगा, लास्ट वाला आपका आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको पहले ही बता दूं कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर किए हैं, तो आई होप वो सारे क्वेश्चंस आपने वॉच किए हों। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से आपके सारे चैप्टर वाइज से एनसीईआरटी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। अप्रैल में ही आपका फॉर्म आता है, आप सभी को पता है, तो ज़्यादा भी टाइम नहीं है। सेकेंड ऑफ वीक के लिए मैंने आपको बोला था, तो अब देखते हैं कब तक आपका फॉर्म आ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एबीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो लिंक आपका जहाँ जिस प्लेस पर आता है, जिस जगह पर आता है, उस पर अभी साइट पर कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि स्टेटस में चेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश है कि जल्दी आपका फॉर्म आए, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कब तक फॉर्म आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज़ नॉन कम्युनिकेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तो आपका होता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि सीधे जब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि हम, अब देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ईजिली वे में हमने अपनी बात कह दी, ठीक है। और ईजिली वे में कोई चीज़ हमारी एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक क्या हो गई, वो
ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। यानी कि हमने जो बात कही वो सेकंड पर्सन तक ट्रांसफ़र हुई। अब सेकंड पर्सन तक बात का क्या मतलब है कि हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीज़ेस, ठीक है। कोई भी यहाँ पर एक अफेक्ट पर्सन है, वो इस पर्सन के जो कि यहाँ पर एकदम हेल्दी है इसके कंपेरिजन में आता है, तो क्या होती है कि जो डिसीज़ेस होती हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, कम्युनिकेट कर जाती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि एक इन्फेक्शियस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़ेस को कम्युनिकेबल कहा जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल वे होती हैं जो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, ठीक है। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल में वे डिसीज़ेस आती हैं जो कि एक इन्फेक्शियस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में नहीं पहुंच पाती, उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, यानी कि वो ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस नहीं होती हैं, ठीक है। और जो कम्युनिकेबल हैं वो ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस होती हैं। इन दोनों का ही आपको अंतर बीच का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस की, ठीक है। तो डायरिया तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल है, फ्लू भी यहाँ पर कम्युनिकेबल हो जाएगा, मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन एक कैंसर क्या है, सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ को ही हम क्या कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। जब एक अननेसेसरी ग्रोथ हो जाती है सेल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर का हम उसको नाम दे देते हैं। वो ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये किसी के ट्रांसमिशन से नहीं होता है, ठीक है। ये खुद की ही अलग एक सेपरेट डिसीज़ है जो कि बॉडी में होने वाली या फिर जनरेट होने वाली होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा राइट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। Question number 4. Which of the following pair contain an infectious and a non-infectious disease respectively? अब आपको पेयर दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, टाइफाइड एंड एड्स, एड्स एंड कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया, कैंसर एंड मलेरिया। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक पेयर है जो कि एक क्या है, इन्फेक्शियस है, और दूसरा आपका क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का है। यानी कि एक पेयर यहाँ पर क्या होगा, एक होगा इन्फेक्शियस और दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो एड्स क्या है आपका, इन्फेक्शियस है, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, एक तरीके का इन्फेक्शन है। और कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी, एड्स एंड कैंसर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉमन डिसीजेस इन हेल्थ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज़ कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है आपका, जब टाइफाइड फीवर किसी भी ह्यूमन को होता है तो वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से आपका फीवर होता है, कौन सा, टाइफाइड। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसीजेस टाइफाइड इज आर करेक्ट। अब देखिए टाइफाइड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको बताया हुआ है कि एक स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू टाइफाइड कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो ऑप्शन 1 सैल्मोनेला टाइफी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारा जो फीवर है टाइफाइड वो किसके थ्रू होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो हमारा क्या वर्ड मिल गया आपको, सैल्मोनेला टाइफी मिल गया। एक तरीके का पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और उसके बाद फूड ब्लड के कह सकते हैं थ्रू यहाँ पर क्या कर जाता है, ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपका जो सैल्मोनेला टाइफी एक तरीके का पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, तो वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ऑर्गन में पहुंच जाता है, ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका राइट। देन उसके बाद सस्टेन हाई फीवर, आप सभी को पता है कि जब टाइफाइड फीवर आता है तो वो बहुत ही हाई फीवर होता है, ठीक है। कितने डिग्री तक हो सकता है, 39 डिग्री टू 40 डिग्री तक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलती है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स ये आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड वैक्सीन इज़ अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन जिसे आप कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ये 3 जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर क्या है, राइट है। तो वाइडल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्ट फॉर द टाइफाइड फीवर। अब देखिए यहाँ पर जो टाइफाइड फीवर के लिए डायग्नोस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका वाइडल टेस्ट रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन के बारे में मैंने बताया डीपीटी वैक्सीन है, तो ये यहाँ पर इसके लिए वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो
तो वाइडल टेस्ट का यूज़ करते हैं टाइफाइड फीवर को बताने में, डायग्नोस्ट करने में, और यहाँ पर DPT वैक्सीन के नाम से कोई वैक्सीन ऐसी है ही नहीं। देन उसके बाद द पेशेंट ऑफ द डिसीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये भी आपका रहेगा, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है। इसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड होता है भाई, एंटीबायोटिक दोगे तभी तो फीवर को यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं कि उसको फीवर उतरने में या फिर फीवर कम होने में उसको हेल्प मिलेगी। तो आंसर कौन सा है आपका? सी है। यानी कि आपका देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देती हूँ। एक सैल्मोनेला टाइफी होती है, एक तरीके का क्या है, रोड शेप बैक्टीरियम है, ठीक है, जिसे आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। किसके थ्रू? आपके वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है। उसके बाद ये ऑर्गन तक पहुंचता है, ब्लड में मिक्स अप हो जाता है। देन हाई फीवर आपको देखने को मिलता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं आपके जो देखने को मिलते हैं। देन वाइडल टेस्ट इसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। वाइडल टेस्ट होता है जिसको टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करना है तो वो वाइडल टेस्ट ही करता है, ठीक है। और यहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो ये वाला आंसर जो है आपका होगा रॉन्ग। यानी कि आपका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो वो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर पता करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने ऑप्शन 1 से। निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन बाय द इनहेलिंग एंड ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्शियस पर्सन एंड ऑल्सो शेयरिंग द अंटलाइसल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि निमोनिया तो एक तरीके का ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू है। देन पैथोजन कॉजिंग निमोनिया आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमिलोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू ही रहेगा, ठीक। ये पैथोजेंस हैं आपके निमोनिया के, ये दे रखे हैं, आपको नाम याद कर लेने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको देखिए आंसर दे रखा है, देयर इज़ नो वैक्सीन येट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। देखिए निमोनिया के लिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया तो वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो निमोनिया वैक्सीन है वो अवेलेबल है कुछ इस दौर में, ठीक है। तो कहने को हम ये कह पाएंगे कि जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके थ्रू यहाँ पर कह सकते हैं कि वैक्सीन को बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सेकंड जनरेशन वैक्सीन है जिसको प्रिपेयर किया गया है किसके थ्रू? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है, मैं आपको बता सकती हूँ, ध्यान आपको रखना है, सारी बातें आपको सुनते हुए चलना है। तो आंसर कौन सा है आपका? होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैक्टीरियल डिसीज़ इन ह्यूमन। कौन सी है बैक्टीरियल डिसीज़? एक अभी हमने बात की अभी निमोनिया की, तो ये क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा कौन सा है? प्लेग्यू, ठीक है। तो ये आपको डिसीज़ेस के बारे में सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कौन सी डिसीज़ है, कौन सी वायरल डिसीज़ है और कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से खुद से पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए अलग से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप वीडियोस देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज द वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग का मतलब है कि बहुत ही अजीब तरीके से लोग, आपने देखा होगा कहीं पे खांसते हैं, एकदम अजीब आवाज़ होती है, मतलब एकदम बोल सकते बहुत लाउडली होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है? आपको ये नाम दे रखा है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं, बाकी स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस का कौन सा सेट आपको दे रखा है, आपको बता देना है। तो बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करें तो एक तो डायरिया, ठीक है, लेप्सरोसी जिसे आप कहते हैं, प्लेग्यू कहते हैं, ये आपका क्या है? एक सेट है बैक्टीरियल डिसीजेस का, ये आपको नाम याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, द मेन रीज़न वाई एंटीबायोटिक कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरियल मेडिटेटेड डिसीजेज। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जो एंटीबायोटिक को हमेशा यहाँ पर किसके ट्रीटमेंट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न बताना है, कुड नॉट नहीं दिया जाता। एक बार फिर से सुनिए, द मेन रीज़न, आपको वो मेन रीज़न बताना है जो एंटीबायोटिक को नहीं दिया जाता है हमेशा ट्रीट करने में, कि बैक्टीरियल मेडिटेटेड
डिसीज़ है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल मेडिएटेड डिसीज़ में आपको ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। वो क्यों नहीं दी जाती है, ठीक है, तो उसका जो रीज़न है, मेन रीज़न ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्टेन रेजिस्ट टू एंटीबायोटिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई, किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस के थ्रू होता है, सभी को पता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम द न्यूमोनिया एज, अब कॉमन कोल्ड जो है वो यहाँ पर न्यूमोनिया से किस तरीके से अलग है? तो न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वोलाई वेयर अ कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। क्या अंतर आपने समझा? कॉमन कोल्ड क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर समझना है कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में जो कॉमन कोल्ड है वो नोज़ को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी पासेस को अफेक्ट करता है बट लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूमोनिया में सीधे अफेक्ट करता है एल्वोलाई को, ठीक है, एल्वोलाई कहाँ होती है? आपके लंग्स में होती है, तो लंग्स में अफेक्ट करेगा एल्वोलाई, ठीक है, जो कि आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और CO2 को रिलीज़ करती है, तो वो क्या होता है उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसलिए न्यूमोनिया बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ख़तरनाक तरीके से अगर किसी को हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14, हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। अब देखिए हेपेटाइटिस बी क्या होता है फ्रेंड्स, एक ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो ये कैसे फैलती है कि हम कह सकते हैं कि कुछ जूठा खाने से फैल जाती है, ठीक है, ब्लड के ट्रांसमिशन से फैल जाती है, यानी कि ऐसा हो कि सलाइवा से भी फैल सकती है। तो यहाँ पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हेपेटाइटिस बी आपकी ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, ए टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 और 4 डे इन मलेरिया फीवर इज़। अब देखिए क्वेश्चन में आपको समझना है वो यहाँ पर कहना क्या चाहता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल है आपके चिल फीवर और हाई फीवर को। ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बहुत ही हाई डिग्री में आपका फीवर आया, ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके थ्रू हो जाता है? आपका यहाँ पर हेमियोजोइन के थ्रू, ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? हेमियोजोइन। तो मलेरिया में क्या होता है कि चिल फीवर आता है, ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हेमियोजोइन बोलते हैं। ये आपके किस में होता है? ब्लड में होता है, और RBC क्या करता है? रैप्चर कर देता है। तो इसको हम कह देते हैं कि एक तरीके का फीवर आ गया जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है। तो किसके थ्रू होता है? हेमियोजोइन के थ्रू होता है। आपको ये बात याद रखनी है हमेशा, ठीक है। मलेरिया में आपको ध्यान रखना है कि हेमियोजोइन क्या है? एक तरीके का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आपके ब्लड में क्या करता है? RBCs को रैप्चर कर देता है, और ये एक चिल फीवर के लक्षण देता है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, और हाई फीवर के लक्षण देता है जिसको मलेरिया का नाम दिया गया है। देन यहीं पर अभी समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे 16 से नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर यस लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।